नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 3 है, वो अपन डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमारे जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, जिसमें अपने दो रासायनिक गुणधर्म जो है जो पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। आज अपन उसके आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिएगा, पिछले वीडियो में हमने कौन कौन से डिस्कस किए थे। धातुओं का दहन हमने पिछले वीडियो में बात कर ली थी, और दूसरा हमने धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया है वो भी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने अभी तक पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप इसको कंटिन्यू देखते आएंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए आज अपन बात करने वाले हैं जो गुणधर्म है वो है धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या होता है। अगर हम धातुओं को धातु लवण के साथ ही अभिक्रिया करा दे, एक धातु का दूसरी धातु लवण के साथ अभिक्रिया करा दे तो क्या होता है, और बात करेंगे सक्रियता श्रेणी क्या होती है, यानी कौन सी धातु किसको क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है। हमने पहला जो चैप्टर पढ़ा था विस्थापन अभिक्रिया, उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, और बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपको बहुत सारे कंफ्यूज कर सकते हैं। तो इसको बहुत ही अच्छे से और ध्यान से समझिएगा। तो पहला पॉइंट हमारा यहां पर है धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया। हमने देखो पिछले चैप्टर में भी, सेकंड चैप्टर में भी हमने प्रैक्टिकल से समझा था, जब किसी धातु के अम्ल से अभिक्रिया करवा देते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, और हमने वहां पर प्रैक्टिकल के थ्रू देखा था किस तरह पे हाइड्रोजन के जो बबल्स जो थे वो किस तरह से पॉप ध्वनि यानी फट-फट की ध्वनि उत्पन्न कर रहे थे। तो हमें वही ध्यान रखना है, धातु अगर किसी भी अम्ल तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएगी। क्या बनाएगी? लवण बनाएगी और हाइड्रोजन गैस। ये तो हमें अच्छे से ध्यान रखना है। हाँ ठीक है, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस क्या करती है? प्रदान करती है, देती है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहां पे हमने कुछ अभिक्रिया देखो, मैग्नीशियम की HCl अम्ल से अभिक्रिया करा देते हैं। मैग्नीशियम एक धातु है, HCl अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड एक लवण बन गया और साथ में हाइड्रोजन गैस बन गई। एल्यूमिनियम की कराने पर भी होता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है, ये एक लवण हो गया और हाइड्रोजन गैस बन गई। जिंक के HCl अम्ल से कराने पर जिंक क्लोराइड बनता है, हाइड्रोजन गैस बनती है। आयरन की अभिक्रिया सेल से कराने पर क्या बनता है? आयरन क्लोराइड बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस। यानी किसी भी धातु की अगर अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगी, ठीक है। लेकिन आपको पता है साइंस में बहुत सारे एक्सेप्शन भी होते हैं, ठीक है। जो क्या होते हैं देखो, यानी अपवाद भी होते हैं। क्या? यहां पे बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, अच्छे से ध्यान में रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्या पॉइंट है? अगर हम किसी धातु की नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करा देते हैं तब हाइड्रोजन गैस नहीं बनती है, ध्यान रखना। क्या नहीं बनती है? हाइड्रोजन गैस नहीं बनती है, ध्यान रखना। अगर किसी धातु की नाइट्रिक अम्ल से यानी HNO3 से अभिक्रिया करा देते हैं किसी धातु की, तब तो ध्यान रखना हाइड्रोजन गैस नहीं बनती है। बाकी सभी अम्लों के साथ बन जाएगी, लेकिन नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तब नहीं बनेगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, कौन से अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस नहीं बनती है, या किस अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस जो है वो नहीं बनती है। तो कौन सा अम्ल होता है? नाइट्रिक अम्ल होता है, ध्यान रखिएगा, अच्छे से ध्यान रखिएगा। कौन सा अम्ल होता है? नाइट्रिक अम्ल होता है, HNO3। जो HNO3 अम्ल होता है, जिसको हम नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, इसके साथ अभिक्रिया कराने से हाइड्रोजन गैस नहीं बनती है, ठीक है। इसके साथ अभिक्रिया कराते हैं तो HNO3 क्या होता है? प्रबल ऑक्सीकारक होता है। प्रबल क्या होता है? ऑक्सीकारक होता है। तो ये क्या करता है? हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत कर देता है। हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत करने का मतलब हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण कर देता है, जिसकी वजह से उसमें क्या जुड़ जाती है? ऑक्सीजन जुड़ जाती है। और आपको पता है हाइड्रोजन यानी H2 और उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ी है O, तो H2O मिलकर क्या बना देता है? इसके अंदर जल बना देता है। हाइड्रोजन गैस नहीं बनती है, इसके अंदर क्या बन जाता है? जल बन जाता है। अच्छे से ध्यान रखिएगा, जब किसी भी धातु की नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो हाइड्रोजन गैस न बनके उसकी जगह क्या बन जाता है? जल बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि HNO3 होता है वो प्रबल ऑक्सीकारक होता है। क्या होता है? प्रबल ऑक्सीकारक होता है। और इसमें H2 का क्या हो जाता है? H2 ऑक्सीकृत हो जाता है। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना। और जैसे ही H2 में ऑक्सीजन जुड़ेगी तो H2O बन जाएगा और जल बन जाता है। और साथ में जो नाइट्रोजन थी इसके अंदर, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल में नाइट्रोजन थी, इसमें नाइट्रोजन के कई तरह के ऑक्साइड बन जाते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, तो इस तरह के कई ऑक्साइड भी बन जाते हैं नाइट्रोजन से, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, नाइट्रिक अम्ल से अगर अभिक्रिया कराएंगे तो कभी भी क्या है? हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी, जल बनेगा, ठीक है।
ये अच्छे से आपको ध्यान रखना है। लेकिन फिर भी एक और बात, यहां पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि अगर हम नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया मैग्नीशियम या मैग्नीज से करा देते हैं, इसके तनु नाइट्रिक अम्ल से करा देते हैं, तब हाइड्रोजन गैस ही बनती है। सिर्फ ये ध्यान रखना है, मैग्नीशियम और मैग्नीज जो है दोनों हाइड्रोजन गैस बना देते हैं, किसके साथ? HNO3 के साथ भी हाइड्रोजन गैस बना देते हैं, ध्यान रखिएगा। तो देखो बाकी सारे अम्ल तो क्या करते हैं, सॉरी बाकी धातुओं के साथ जो है HNO3 अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनती है, जल बनता है। लेकिन दो ऐसी धातुएं हैं मैग्नीशियम और मैग्नीज, ये नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करेगी तब भी हाइड्रोजन गैस ही बनाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। ये कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल होते हैं, कॉन्सेप्ट आपको इस तरह से याद रखने हैं। इनके क्या याद रखना है कि बाकी जो है कौन सा अम्ल जो है धातुओं के साथ अभिक्रिया करने से हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता है, तो HNO3 है। लेकिन आपसे पूछा जाता है HNO3 किस धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है, तो मैग्नीशियम और मैग्नीज, दो धातुएं ऐसी याद रखनी है। मैग्नीशियम और मैग्नीज ऐसी दो धातुएं हैं जो HNO3 के साथ भी अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बना देती है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर ये नोट ध्यान रखिएगा। अगला है, हम बात करें अभिक्रियाशीलता का घटता क्रम, यानी कौन ज्यादा अभिक्रियाशील है, उससे कम उससे कम उससे कम। तो हमने यहाँ पर चार जो अभिक्रिया लिखी थी, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और फेरस, यहां पर देखिएगा ये रहा, हमने चार अभिक्रिया लिखी, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और फेरस। इनके अभिक्रिया की बात करें, मैग्नीशियम ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, ठीक है, उससे कम कौन सा होता है? एल्यूमिनियम, उससे कम होता है जिंक और उससे कम होता है फेरस यानी आयरन। ये इसका घटता क्रम है, कई बार एग्जाम में ये क्रम ही पूछ लिया जाता है। तो आपको ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है, दूसरे नंबर उससे कम, तीसरे नंबर उससे कम और चौथे नंबर उससे कम जो है आयरन होता है। अभिक्रियाशीलता का घटता क्रम है, ध्यान रखिएगा ये। उसके बाद में एक और पॉइंट है, देखो पहले हमने कहा है कोई भी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा, अगर कोई धातु HNO3 के साथ यानी नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी। लेकिन तीसरा पॉइंट हमने फिर से पढ़ा कि अगर मैग्नीशियम और मैग्नीज अगर HNO3 के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस ही बनेगी। लेकिन अगर हम बात करें कॉपर की, यानी कॉपर की बात करें, तांबे की, तो ये HCl अम्ल से अभिक्रिया ही नहीं करता है। जैसे हमने स्टार्टिंग में यहां पर देखिएगा, मैग्नीशियम HCl से अभिक्रिया की, एल्यूमिनियम ने की है, जिंक ने की है, फेरस ने की है। तो इस तरह के बात करें तो कॉपर HCl अम्ल से अभिक्रिया ही नहीं करता है। तो आपसे पूछे, ऑप्शन 4 दे रखे होंगे, उसमें कौन सी धातु है जो HCl अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? तो कौन सी धातु है? कॉपर या तांबा। कॉपर या तांबा जो ऐसी धातु है जो HCl अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से ध्यान रखिएगा। कॉपर जो है HCl अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद में एक शब्द आता है एक्वारेजिया, ये कई बार पूछा जाता है, ये क्या चीज है एक्वारेजिया? देखो एक्वारेजिया क्या होता है? दो अम्लों का मिश्रण होता है। कौन कौन से अम्ल का? एक होता है हमारा HNO3 और दूसरा होता है HCl अम्ल। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल दोनों का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl अम्ल, सांद्र HCl होता है, ध्यान रखना, और ये होता है नाइट्रिक यानी HNO3। इन दोनों अम्लों को मिश्रण करके ये बनाया जाता है, ठीक है। इसका मिश्रण 3:1 में, यानी आपको सिंपल सी बात करें, आपको क्या करना है, अगर 4 मतलब 1 लीटर आपको तैयार करना है, कौन सा? एक्वारेजिया, तो उसमें 3 भाग क्या डालने हैं आपको? HCl अम्ल के डालने हैं और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल डालना है। मतलब अपन बात करें 750 ml क्या होना चाहिए? आपका HCl अम्ल होना चाहिए और मात्र 250 ml क्या होना चाहिए? आपका HNO3 होना चाहिए। 3:1 में मिलाते हैं, ये 3 गुना होता है, ये उसके रिस्पेक्ट में 1 गुना होता है, तभी ध्यान रखना एक्वारेजिया बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। बराबर मात्रा में मिला दोगे तो नहीं बनेगा। अब ये एक्वारेजिया क्या है? देखो हमने बात की थी, ये एक्वारेजिया एक ऐसा अम्ल बन जाता है, एक ऐसा पदार्थ बन जाता है, इसमें इतनी ताकत होती है कि ये सोने और प्लेटिनम को भी क्या कर सकता है? पिघला सकता है। वैसे किसी भी अम्ल में इतनी ताकत नहीं है कि उसके अंदर डालने से वो गला दे। सोने और चांदी या प्लेटिनम को गलाने की ताकत किसी भी अम्ल में नहीं है। लेकिन एक्वारेजिया एक ऐसा सॉल्यूशन बन जाता है, ऐसा पदार्थ बन जाता है जिसमें अगर आपने सोने या प्लेटिनम को भी डाल दिया तो वो पिघल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर एक अच्छे से याद रखना है, सोने और प्लेटिनम को पिघला देने वाले पदार्थ का नाम क्या है? एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या होता है? एक्वारेजिया HCl अम्ल और HNO3 अम्ल का मिश्रण होता है, जिसको 3:1 में मिलाकर तैयार किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर अच्छे से ध्यान रखिएगा, इसको 3:1 में मिलाते हैं। HCl अम्ल जो होता है वो 3 रेशियो में होता है और HNO3 जो अम्ल होता है नाइट्रिक अम्ल, वो 1 अनुपात में मिलाया जाता है,
ठीक है। तो ये एक्वा रेजिया आपके कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसका काम क्या है। तो आपने देखा होगा सोनार वगैरह जो सोने को और इसको पिघलाने के लिए जो काम में लेते हैं वो एक्वा रेजिया सॉल्यूशन भी काम में लेते हैं, वो ध्यान रखना, ताकि वो सोने को क्या कर देता है, पिघला देता है। ठीक है, तो ये था इसका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अब देखते हैं, ये हम हालांकि पहले चैप्टर में पढ़ के आए हैं और बहुत अच्छे से हम इसको अभिक्रिया द्वारा या प्रैक्टिकल द्वारा भी हम सीख के आए हैं। तो देखिएगा क्या पॉइंट है यहां पर, देखिएगा पॉइंट यहां पर ये दिया हुआ है, धातुओं की धातु लवण के साथ अभिक्रिया, यानी एक धातु की अभिक्रिया किसी दूसरे धातु लवण के साथ करा दे तो क्या होता है। तो देखिएगा सभी धातुओं की क्रियाशीलता क्या होती है, अलग अलग होती है। सभी धातुओं की क्रियाशीलता में अंतर होता है, कुछ ज्यादा अभिक्रियाशील होती है तो कुछ कम अभिक्रियाशील होती है, वो अपन डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट ही हमारा वही है, अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को क्या कर देता है, उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, उसके विलयन से क्या कर देता है, या गलित अवस्था में उसको विस्थापित कर देता है। अगर हमने जैसे हमने वहां पर एक एग्जाम्पल लिया था और हमने वहां पर प्रैक्टिकल भी करके देखा था कि अगर हम कोई धातु ए लेते हैं और धातु बी का विलयन, कोई भी धातु है मान लो, और ए धातु इस बी धातु से अधिक अभिक्रियाशील है तो ये इसको वहां से हटा देगा और धातु ए का तो लवण बन जाएगा विलयन के रूप में और बी अलग हो जाएगी। जैसे हमने वहां पर पढ़ा था, एक हमने लिया था लोहे की कील ली थी, लोहे का कील क्या होती है, Fe होता है, और इसकी अभिक्रिया हमने कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला था, इसको आपको याद होगा प्रैक्टिकल। तो क्या हुआ था, जो कॉपर है वो अलग हो गया था और फेरस सल्फेट का विलयन बन गया था यहां पे। इसी तरह एक और एग्जांपल लें तो यह जिंक है, जिंक की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट से कराते हैं तो क्या हो जाता है, जिंक सल्फेट बन जाता है और क्या हो जाता है, कॉपर अलग हो जाता है। तो देखिएगा यहाँ पे ये जो फेरस है इस कॉपर से ज्यादा अभिक्रिया है, यहाँ जिंक है ये कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है। तो जो ज्यादा अभिक्रियाशील धातु होती है वो कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक से क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है। ये हमने विस्थापन अभिक्रिया में भी बिल्कुल अच्छे से पढ़ा था, हाँ बिल्कुल वही, ये विस्थापन अभिक्रिया ही है। ये क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। यहां क्या होता है, एक धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को वहां से विस्थापित कर देती है और खुद वहां पर आ जाती है। जैसे हमने वहां पर लिया था कॉपर सल्फेट का क्या विलयन था, नीले कलर का विलयन था, लेकिन जब धीरे धीरे उसका अपघटन हो जाता है कॉपर का, सॉरी उस विलयन का क्या हो जाता है, विद्युत सॉरी हमने इसके अंदर डाला था तो उसका विस्थापन हो जाता है, और विस्थापन होने से कॉपर क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है और वहां पर विलयन का रंग हल्के हरे कलर का हो जाता है। ठीक है, तो यही हमने देखा है। यहाँ पर देखिएगा हमने उसी तरह का प्रैक्टिकल किया था, यहाँ पर हम समझ सकते हैं। हमने कॉपर सल्फेट नीले रंग का जो विलयन था उसके अंदर क्या डाल दिया था, एक लोहे की कील डाल दी थी, जिसकी वजह से हम कॉपर सल्फेट के विलयन में थोड़ी देर रखते हैं तो क्या हो जाता है, ये जो कील है उसका कलर ऊपर से चेंज हो जाता है और विलयन का भी कलर क्या हो जाता है, हल्के ग्रीन कलर का हो जाता है, ब्लू से क्या हो जाता है, नीले कलर में चेंज हो जाता है। और ये कील भी है, ये भी क्या हो जाती है, ये आयरन जो तांबा है इसके ऊपर आकर विस्थापित हो जाता है, कॉपर के ऊपर क्या हो जाती है, परत चढ़ जाती है और विलयन का कलर भी बदल जाता है। तो ये होता है जब एक धातु की दूसरे धातु लवण के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है। इसे विस्थापन अभिक्रिया भी हम कहते हैं, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस तरह के एग्जाम्पल आप लिखकर इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपसे यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कि जब हम यहाँ पर लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो लोहे की कील का कलर क्यों चेंज हो जाता है और विलयन का कलर क्यों चेंज हो जाता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर कॉपर सल्फेट में जब लोहे की कील यानी आयरन को डाला जाता है तो आयरन कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होता है, तो वहां से वो कॉपर को विस्थापित कर देता है, जिसकी वजह से विलयन का कलर चेंज हो जाता है। और आयरन जो है वो लोहे की कील पर आकर क्या हो जाता है, निक्षेपित हो जाता है, वहां पर उसके ऊपर चिपक जाता है, जिसकी वजह से लोहे का कील का कलर भी बदल जाता है। ठीक है, कॉपर जैसा कलर हो जाता है। तो इसको आप अच्छे से ध्यान में रख सकते हो, ये तो ये आप लिख सकते हो उसके बारे में। लास्ट हम पॉइंट देखिए, यहां पर हम बार बार कह रहे हैं कभी कोई ज्यादा अभिक्रियाशील कम अभिक्रियाशील, ये ज्यादा अभिक्रियाशील होता है ये कम होता है। जैसे हमने यहां पर देखा कि हमने यहां कहा फेरस है कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, जिंक है वो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, तो कौन किससे ज्यादा है ये हम कैसे ध्यान में रखें। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक ही यही है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सक्रियता श्रेणी। ठीक है, सक्रियता श्रेणी क्या होती है, इसमें हम धातुओं को उसके क्रियाशीलता के घटते क्रम में रख देते हैं। आपसे पूछे सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं, तो इसकी भी डेफिनेशन बहुत सिंपल है, धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने से जो श्रेणी बनती है,
धातुओं के क्रियाशीलता के अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में, उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित करने से जो श्रेणी या जो टेबल बनती है उसको हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। उसको हम क्या कह देते हैं? सक्रियता श्रेणी। इसकी आपको ये ट्रिक है, ये याद रखनी है, ये सारी धातुएं याद रखनी है। क्या है? पहले नंबर पे आती है पोटेशियम, सबसे अधिक अभिक्रियाशील ऊपर है, उससे कम, उससे कम, उससे कम, ऐसे कम की तरफ जा रही। ठीक है, ये महत्वपूर्ण धातुएं हैं, सभी धातुएं नहीं है, महत्वपूर्ण धातुएं ही आपको ध्यान में रखनी है। जैसे सबसे पहले सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील होता है पोटेशियम, दूसरे नंबर पे आता है सोडियम, तीसरे नंबर पे कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर फेरस यानी आयरन, फिर लेड यानी पीबी, फिर एच यानी हाइड्रोजन, कॉपर, Hg मरकरी, फिर आता है सिल्वर और फिर आता है गोल्ड यानी सोना और चांदी। लेकिन आपको इसको क्रम से याद रखना है, बिल्कुल आपको इसी तरह याद रखना है। लेकिन याद रखने में मुश्किल होता है, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। ऐसा ही हो जाता है कि मैग्नीशियम ऊपर आएगा या एल्यूमिनियम ऊपर आएगा या कैल्शियम आएगा पहले या मैग्नीशियम आएगा। तो इसके लिए हमने बहुत अच्छे से ट्रिक तैयार की है। आप इस ट्रिक को, इतनी सी लाइन को याद रख लीजिएगा, ठीक है, अपनी राजस्थानी भाषा में ही है, ठीक है, इसको अच्छे से याद रख लेंगे तो ये सारे के सारे आपको क्रम वाइज याद रहेंगे, एक भी ऐसा नहीं है ऊपर नीचे नहीं होने वाला है। तो क्या ट्रिक है, इसको कैसे याद रखना है वो मैं बता रहा हूं आपको, बस वही ध्यान रखना है। ठीक है, इसको देखो, ये ध्यान रखना है आपको, यहां पर आपको ये लाइन याद रखनी है, पोसो के में ए जिया लड़ा हां कॉपर मर्सी गोल्ड, इतना याद रखना है। क्या याद है? अब मान लेते हैं एक व्यक्ति है जिसका नाम है पोसो, पोसो क्या है, वो अपने दोस्त के साथ ही लड़ रहा है, अपने दोस्त को कह रहा है मैं ए जिया लड़ा हां, मतलब किसी को कह रहा है, वो अपने दोस्त के साथ लड़ रहा है, मैं ए जिया लड़ा हां कॉपर मर्सी, मतलब इस लड़ाई में कॉपर क्या हो जाएगा? मर जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको याद रखने का, ये क्यों लाइन याद रखनी है, इससे हमें सारे नाम याद रहेंगे। देखिएगा, सबसे पहले मैं बताता हूं पोसो। पो से क्या होता है आपको पता है? पोटेशियम। सो से क्या होता है? सोडियम। के से क्या होता है? कैल्शियम। में से क्या होता है? मैग्नीशियम। ठीक है, यहां पर याद हो गए। नेक्स्ट देखो, ए से क्या होता है? एल्यूमिनियम। जी से क्या होता है? जिंक। फिर आ से क्या होता है? आयरन। और लड़ा से क्या होता है? लेड। लड़ा से क्या याद रखना है? लेड। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम बात करें यहां पे, तो अगला हमारा नाम है हा। हा से आपको नाम पता ही है, सीधा सीधा हाइड्रोजन हो जाएगा। कॉपर से तो पूरा पूरा कॉपर हो ही रहा है। मर से याद रखना है मरकरी, और सी से याद रखना है सिल्वर यानी चांदी, और लास्ट में गोल्ड का मतलब हमारा हो ही गया सोना। ठीक है, क्या हो गया? सोना। तो इस लाइनों का आपको सिंपल सा याद रखना है। पो से होता है पोटेशियम, सो से होता है सोडियम, ठीक है, के से होता है कैल्शियम, में से होता है मैग्नीशियम, ए से होता है एल्यूमिनियम, जी से होता है जिंक, आ से होता है आयरन, लड़ा से लेड, हा से हाइड्रोजन, कॉपर मतलब कॉपर, मर मतलब मरकरी, सी मतलब सिल्वर, और जी मतलब लास्ट में गोल्ड है, तो गोल्ड से गोल्ड याद रखना है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, आपको इसको याद रखोगे ये सारी की सारी। अब यहां पे आपको ये ध्यान रखना है, जब हम विस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे तो कई बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। ध्यान रखना, ऊपर वाली जो धातु है वो नीचे वाली को विस्थापित कर सकती है, क्योंकि ये ऊपर वाली ज्यादा अभिक्रियाशील है और नीचे वाली कम अभिक्रियाशील है। लेकिन नीचे वाली धातु कभी भी ऊपर वाली धातु को विस्थापित नहीं कर पाएगी, क्योंकि ऊपर वाली धातु पहले से ही क्या है? अधिक अभिक्रियाशील है। क्या है? अधिक अभिक्रियाशील है। तो हमेशा ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में ऐसा पूछ लिया जाता है, क्या ये अभिक्रिया संभव है क्या? जैसे आपने पूछ लिया, यहां पर लिखा हुआ है कॉपर प्लस ZnSO4, ये अभिक्रिया हुई, इस अभिक्रिया का आगे वाला भाग में यहां लिख दूं, ऐसा बन सकता है क्या? कॉपर सल्फेट प्लस जिंक अलग हो जाए। क्या ये कॉपर इस जिंक को विस्थापित कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि आप देखिएगा जरा यहां ध्यान से, तो आपको ये दिखेगा कि कॉपर तो पहले से ही क्या है? जिंक से नीचे आ रहा है। कॉपर तो देखिएगा ये रहा जिंक, और कॉपर तो कहां आ रहा है? ये रहा। तो ये क्या है? सॉरी, ये कॉपर तो पहले से ही नीचे आ रहा है, ये इसको विस्थापित नहीं कर पाएगा। नीचे वाला ऊपर वाली धातु को विस्थापित नहीं कर पाएगा। कॉपर नीचे आ रहा है, ऊपर वाली धातु को विस्थापित नहीं कर पाएगा। ठीक है, आपसे ये पूछा जाए क्या ये अभिक्रिया संभव है क्या, तो आप लिखेंगे नहीं है। क्यों नहीं है? कारण लिखना है। तो कॉपर जो होता है वो जिंक से कम अभिक्रियाशील होता है, इसलिए कॉपर जिंक को नहीं विस्थापित कर पाएगा। बस इतनी सी सिंपल सी बात लिखनी है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ये हमारा जो टॉपिक था धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, वो यहां पर कंप्लीट होता है। हमने पांचों के पांचों गुणधर्म आसानी से समझ लिए हैं। ठीक है, इन चीजों का आप ऐसे कैसे याद रखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, और जो हमने कॉन्सेप्ट यहां पर डिस्कस किए हैं, ठीक है,
कि धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने से क्या होता है, कौन सी धातु कब अम्ल से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनती है, और कौन सी धातु अभिक्रिया कर लेती है तब हाइड्रोजन गैस बन जाती है। ये सारे बहुत कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा ताकि हमारी साइंस है बहुत अच्छे से तैयार हो सके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।